नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का पीएम ने दिया जवाब। कहा, देशवासियों के प्रयास से दुनिया में भारत का बज रहा है डंका। पीएम ने कहा, आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, विपक्ष के भाषणों में नफरत के सिवा कुछ नहीं। कुछ लोग निराशा में डूबे, देश की प्रगति स्वीकार नहीं कर पा रहे। कहा, 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है उनका कवच। झूठ और गालियों के शस्त्रों से विपक्ष उनका कवच भेद नहीं पाएगा। लोकसभा में पीएम ने भरे हुंकार। कहा, जो हाल में जम्मू कश्मीर घूमकर आए हैं वो भी अब देख सकते हैं कितनी आन बान और शान से वहां घूम सकते हैं। पीएम ने अपनी यात्रा का किया जिक्र। कहा, आतंकवादियों की खुले चुनौती और हिंसा के बावजूद मैंने कहा था 26 जनवरी को मैं बिना सुरक्षा और बुलेट प्रूफ जैकेट के आऊंगा और तिरंगा लहराऊंगा। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू। मेघालय ने 37 महिलाओं सहित कुल 379 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। त्रिपुरा में जारी है जोर शोर से प्रचार कार्य। सभी दलों के बड़े नेता कर रहे हैं रैलियां। तुर्की में भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित गाजियान्टेप शहर पहुंचकर भारतीय राहत और बचाव दल ने संभाला मोर्चा। मलबे से लोगों को निकालने में जुटे एनडीआरएफ के जवान। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने सहायता के तौर पर सहायता सामग्री और कर्मियों के साथ भेजे हैं 5 विमान। तुर्की में स्थापित किया 30 बिस्तरों वाला अस्पताल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से नागपुर में खेला जाएगा 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच से पहले दोनों ही टीमों ने किया कड़ा अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने श्रृंखला को बताया ऐसे से भी ज्यादा अहम। सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने संकल्प से सिद्धि को संसद में रखा और ये मौका ऐतिहासिक रहा। राष्ट्रपति की ओर देखकर देश की बेटियों और महिलाओं में उम्मीद का भाव जगा है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि चुनौतियों के बिना जीवन नहीं है। महामारी और युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच 140 करोड़ लोगों के जज्बे और सामर्थ्य से भरा देश गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। भारत के सामर्थ्य और संभावनाओं ने दुनिया का भरोसा जीता है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता से भी कुछ लोग हैं देश में जिन्हें खुशी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि देश स्टार्टअप से लेकर नवोन्मेष तक, सामाजिक से आर्थिक तक सभी तरफ भारत तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। लेकिन निराशा में डूबे लोगों को भारत की तरक्की नजर नहीं आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले 10 साल महंगाई थी, घोटाले थे, आतंकवाद था, CWG घोटाला था और अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में थी, तो ऐसे लोग निराशा में ही रहेंगे। उन्होंने यूपीए सरकार पर अपरोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यूपीए काल में देश के विकास के लिए जितना काम करना था उतने स्पीड और स्केल के साथ काम नहीं हुए। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी यूपीए पर तंज कसा और कहा कि यूपीए में कानून तो थे लेकिन रोजगार नहीं था। प्रधानमंत्री ने आलोचना को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि बीते 9 साल में किसी ने भी स्वस्थ आलोचना नहीं की। सिर्फ आरोपों की राजनीति कर देश की संस्थाओं को बदनाम करने का काम किया गया। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुटकी ली और कहा कि विपक्ष को आज ईवीएम एक करता है। उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार की वंचितों, गरीबों और पिछड़ों के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही। प्रधानमंत्री ने बीते 9 साल के दौरान सरकार द्वारा इंफ्रा विकास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुधार के क्षेत्र में किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हम परिवार के लिए नहीं, देश और लोगों के लिए जीने और काम करने वाले हैं, इसलिए सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है।
प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आत्मचिंतन करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि HAL पर भी विपक्ष भ्रम फैलाने से नहीं चूका, जबकि आज तेजस बनाकर HAL ने अलग पहचान कायम की है। उन्होंने कहा कि जो आज विपक्ष में हैं वो वहां भी फेल हैं और यहां भी फेल ही थे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर, उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदली चुकी है। ये दोनों क्षेत्र पुराने जमाने में यानी बीती सदी की तरह नहीं है, बल्कि जिस जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर कई मुश्किलें होती थी, आज वहां पर्यटन से लेकर विकास सब कुछ फल फूल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर झूठ बोलने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल सदन में कहा कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी को दान में दे दिया गया, लेकिन आज जीवीके कंपनी की तरफ से इसका स्पष्टीकरण आ चुका है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं कि पीएम विदेश में ही घूमते रहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रहित में देश के कार्यों से दूसरे देशों का भ्रमण करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहा जाते हैं वो सबको पता है। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आज चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लोकसभा में जोरदार जवाबी हमला बोला। उद्योगपति अडानी के संबंध में राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने सदन को बताया कि भारतीय उद्योगपति को UPA 1 और UPA 2 के दौरान भी विदेशों में कारोबार खूब फला फूला था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को परेशानी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भारत एक उभरती हुई ताकत है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और घूसखोरी और कमीशनखोरी बंद हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड सहित कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्वयं राहुल गांधी और उनकी माताजी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने बोफोर्स घोटाले का भी जिक्र किया। राज्यसभा में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्योगपति अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर एक जेपीसी की मांग दोहराई। नेता प्रतिपक्ष की मांग पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे में जेपीसी की मांग अनावश्यक है और संसद की परंपरा के खिलाफ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उनके आरोप गलत और भटकाने वाले थे। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री आज संसद में एक खास जैकेट में नजर आए। ये नीले रंग की खास जैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से बनाई गई है। 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से बनी ये जैकेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तैयार की है। सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी को ये जैकेट भेंट की गई थी। प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके बनाई गई ये जैकेट पर्यावरण को लेकर एक बड़ा संदेश देती है। और यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। और तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। त्रिपुरा में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों के राज्य में आगमन से प्रचार में और तेजी आई है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों के लिए कुल 259 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के वरिष्ठ मंत्री रंजीत कुमार दास आज पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं।
इस बीच राज्य में आज से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनके घर में ही मतदान करने की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 8,000 ऐसे मतदाताओं ने राज्य में घर में मतदान करने की सुविधा का विकल्प चुना है और ये कार्य 3 दिनों तक जारी रहेगा। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। मेघालय में 60 सदस्य विधानसभा के लिए 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए 37 महिलाओं सहित कुल 379 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, विधानसभा अध्यक्ष मिटबाह लिंगदोह और विपक्ष के नेता मुकुल संगमा सहित सभी 60 मौजूदा विधायकों ने फिर से चुनाव के लिए अपने पर्चे जमा कर दिए हैं। कॉनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक बार फिर वेस्ट गारो हिल्स जिले के दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मिटबाह ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स जिले के मैरंग निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनावी मैदान में हैं। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 27 फरवरी को होगा। नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने इजाफा किया है। आरबीआई ने रेपो रेट अब 6.25 से बढ़ाकर 6.5% कर दी है। इससे पहले 3 दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि 2023-24 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 5.6% रहने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के राजनगर में एक जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम की पुरानी सरकारों के दौर में फैली हिंसा और उग्रवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के दौर में शांति स्थापित हुई है। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत की तरफ से राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों को राहत अभियान की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ के जवान राहत कार्यों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों की जिंदगियां बचाना है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव संजय वर्मा ने बताया कि हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने इसे तुर्की और सीरिया में पिछले लंबे समय में सबसे बड़ी आपदा बताया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने भूकंप प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए आपातकाल घोषित किया गया है। उन्होंने दक्षिण तुर्की के 10 शहरों को आपदा क्षेत्र भी घोषित किया। उन्होंने बताया कि 70 देशों ने राहत और बचाव कार्य के लिए मदद की पेशकश की है। अर्दोगान ने बताया कि सरकार अंतालिया में होटलों को प्रभावित लोगों के लिए टेम्पररी घरों के तौर पर खोलने का विचार कर रही है। तुर्की प्रशासन के अनुसार करीब 1,35,000 लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 9,500 के पार हो गई है। तुर्की में अब तक तकरीबन 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीरिया में भूकंप की विभीषिका में मरने वालों की संख्या 2,500 के पार जा चुकी है। तुर्की के हाटे प्रांत में कल कड़ाके की ठंड के बीच बचाव अभियान जारी रहा। बचाव कर्मियों ने प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत की। टूटी सड़कों, खराब मौसम और संसाधनों और उपकरणों की भारी कमी को नजरअंदाज कर बचाव कर्मियों ने बचाव अभियान जारी रखा। कुछ इलाकों में बिजली भी गुल रही। वहीं सीरिया में बचाव कर्मियों ने मंगलवार को इदलिब प्रांत में भूकंप से बचे लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सीरिया के सिविल डिफेंस व्हाइट हेलमेट के भूकंपग्रस्त इलाके में पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने बचाव कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए नारे लगाए। इदलिब प्रांत में एक मलबे से बाहर निकाले गए एक परिवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और यहां के एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। छावला गैंगरेप और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने दोषियों की रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि इस मामले में रिहा होने के बाद एक आरोपी ने एक शख्स की हत्या की है। यह आरोपी आदतन अपराधी है। पुनर्विचार की मांग वाली अर्जी पर चीफ जस्टिस ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। 2012 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच और ट्रायल पर सवाल खड़े करते हुए 3 दोषियों को बरी कर दिया था। पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। दिल्ली में मेयर चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल, एमसीडी के प्रोटेम स्पीकर और अन्य को नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने अपनी याचिका में मेयर का चुनाव तुरंत कराने के आदेश देने की अपील की है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ध्यान रहे कि भाजपा और आम आदमी पार्टी मेयर और उप मेयर के चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया है। इस बीच मेयर चुनने के लिए बुलाई गई सदन की बैठक में हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। G20 के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक का गुजरात के कच्छ में शुरू हो गई है। बैठक में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पर्यटन का क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि यह बैठक उस क्षेत्र में हो रही है जहां दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के तहत बनाए गए बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में भाग लेते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने और बेहतर रोजगार हासिल करने में मदद मिलती है। बीईबी का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उन्हें काउंसलिंग प्रदान करना भी है। दिल्ली शराब नीति की जांच में सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने हैदराबाद के एक चार्टर अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का सीए रह चुका है। यह गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में की गई है। आरोप है कि के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू इस मामले में साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीबीआई का कहना है कि उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, फिर यहां एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देखिए स्वराज का मेगा शो, 3 एपिसोड लगातार, प्रत्येक शनिवार और रविवार 11 फरवरी से दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। मैं कौन हूँ? इस धरती के आखिरी पेशवा, स्वराज के रक्षक, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। पेशवा नाना
एक अच्छे योद्धा को चीते की तरह तेज और बाघ की तरह चौकन्ना रहना चाहिए। इस लड़ाई में हम इंसानियत भूल रहे हैं। शैतानों के साथ इंसानियत नहीं दिखा सकते श्रीमंत। श्रीमंत सरकार, अभी हमें आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये क्रांति की आग बुझनी नहीं चाहिए। हर हर महादेव। आपदा के दौरान अस्पतालों की तैयारी में उनके नियमित रखरखाव और निरीक्षण के तमाम पहलुओं को भी परखने की जरूरत होती है। इस विशेष अंक में हम इन तमाम पहलुओं पर करेंगे खास चर्चा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हॉस्पिटल्स को साथ लेकर चलना, सभी राज्यों को साथ लेकर चलना, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को साथ लेकर चलना। हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो नॉर्मल तौर पे एक सामान्य बीमारियों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। सारे कनेक्टेडनेस विद द कम्युनिटी, विद अदर हॉस्पिटल्स, विद अदर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, एवरीबडी। तो हर एक को इन्वॉल्व करना, हर एक को इसका महात्म्य समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बुधवार को लड़कियों के 59 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर निकिता कमलाकर ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। निकिता ने कुल 177 किलोग्राम भार उठाकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं सिल्वर उत्तर प्रदेश की सोनम सिंह के हिस्से में आया, जबकि कांस्य पर आंध्र प्रदेश की बी हरिका का कब्जा रहा। वहीं लड़कों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के भारोत्तोलक खिलाड़ी शिव चौधरी ने कुल 269 किलोग्राम का भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं असम के प्रबल प्रोतेम गोगोई ने सिल्वर पर कब्जा किया, जबकि महाराष्ट्र के साईराज प्रदेशी को कांस्य से संतोष करना पड़ा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारत के उभरते हुए तैराक वेदांत माधवन ने महाराष्ट्र के लिए पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 1 मिनट 55 सेकेंड 39 मिनी सेकेंड के समय निकालकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत कल से होने जा रही है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 से 13 जनवरी तक नागपुर के वेदर स्टेडियम में खेला जाएगा। अन्य मुकाबले दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने पहले टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कई पहलुओं पर बात की। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।